Number 172. A nurse observes a 6-month-old infant is startled by a loud noise but does not turn in the direction of the sound. यानी कि एक 6 महीने का बच्चा जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है उस जगह को नहीं मुड़ रहा है, टर्न नहीं कर रहा है. हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस रिस्पॉन्स? नर्स कैसे इंटरप्रेट करेगी? बच्चे आमतौर पर 3 से 4 महीने का जब बच्चा होता है ना, तो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है वो उसकी तरफ टर्न कर जाता है, ये नॉर्मल है. लेकिन यहाँ पर 6 महीने का बच्चा भी जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है उसकी तरफ टर्न नहीं कर रहा है, तो समझ आओ बच्चे उसको हियरिंग लॉस हो सकती है. एविडेंस ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस हो, क्योंकि आमतौर पर 3 से 4 महीने का बच्चा टर्न करने लग जाता है नॉइज़ की डायरेक्शन में. ठीक है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173. आफ्टर मैनी एपिसोड ऑफ ओटाइटिस मीडिया, एक बच्चे में बार बार ओटाइटिस मीडिया हो रहा था 3 साल के बच्चे में, तो उसका हम क्या कर देते हैं? मेनिंजेक्टमी कर देते हैं. और मेनिंजेक्टमी के बाद ट्यूब्स प्ले इम्प्लांटेड सर्जिकली, और वहाँ पर अब ट्यूब इम्प्लांट कर देते हैं. व्हाट शुड द नर्स इंडिकेट इन द डिस्चार्ज प्रिपरेशन फॉर दिस फैमिली? क्या डिस्चार्ज टीचिंग हम उनको देंगे? हम कहेंगे कि देखिए बच्चे की मेनिंजेक्टमी हुई है, उसके बाद ट्यूब इंसर्टेड है कान में, इसीलिए एयर में एयर प्लग्स इंसर्ट करें बच्चे को नहलाते समय. बच्चे के कान में पानी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखें. एयर प्लग्स का इस्तेमाल करें चाइल्ड को बात करते समय, क्योंकि अगर पानी बच्चे की एयर में गया तो उस वजह से बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है. इसीलिए पानी को एंटर करने से रोकना है. एयर प्लग्स को इंसर्ट करते हैं नहलाने से पहले. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177. A 9-year-old child has a fractured tibia and a full leg cast is applied. एक बच्चे में पूरे पाँव में, आप देखेंगे इस तरीके से पाँव में, अगर तो पूरे पाँव में उसकी कास्ट लगाया हुआ है, प्लास्टर लगाया हुआ है. विच असेसमेंट शुड द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? इनमें से कौन सी चीज़ होती है कि आपको सीधा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है? पहली चीज़ बच्चे, अगर यहाँ पर आपके कास्ट लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि टो मूव कर पा रहे हैं या नहीं. अगर टो मूव नहीं कर रहे तो आप सीधा डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे. टो का मूव ना करना क्या बताता है? या फिर मान लीजिए टोज मूव नहीं कर रहा है, या सेंसेशन नहीं आ रहा है टोज में, या पेन नहीं हो रहा है, या मूव नहीं कर रहा है, इसको सीधा हमें क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. ठीक है, क्यों? इससे अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो हम समझ जाएंगे कि सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. ठीक है, पहला तो इनएबिलिटी टू मूव टोज. अगर वो पाँव की उंगलियां नहीं हिला पा रहा है और यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ सर्कुलेशन के साथ दिक्कत है. अगर उसको यहाँ पर पेन हो रहा है, अगर उसको यहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, सेंस नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उसको सर्कुलेशन में कोई दिक्कत है. ठीक है, नेक्स्ट, अगर उसको यहाँ पर अंगूठे में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पाँव में उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तब भी आपको क्या करना है? डॉक्टर को बताना है. क्योंकि अगर टिंगलिंग सेंसेशन हो जा रही है तो समझ जाओ नर्व कंप्रेस हो रही है, नर्व पे दबाव पड़ रहा है, नर्व कंप्रेस हो रही है कास्ट की वजह से, यानी प्लास्टर की वजह से. अगर पैर नहीं हिला पा रहा है, पेन हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, तो समझ जाओ उसकी जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो रही है. और फाइबर ग्लास कास्ट दैट इज डैम्प आफ्टर 4 आवर, ये भी बच्चे इस बात को भी आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि जो फाइबर ग्लास का जो प्लास्टर होता है ना, फाइबर ग्लास कास्ट, ये कुछ मिनट में ही सूख जाता है, तो 4 घंटे तो नहीं लगने चाहिए इसको सूखने के लिए. अगर ये देखा जा रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करो. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी किसी को लेग कास्ट लगाओ, यहाँ पर प्लास्टर लगा हो, आप उसके टोज़ को देखोगे, क्या वो टोज़ हिला पा रहा है? अगर हिला पा रहे तो बहुत बढ़िया बात है. क्या उसके पाँव में टिंगलिंग हो रही है? क्या उसके पाँव में पेन हो रहा है? क्या वो उसको सेंसेशन वगैरह, अगर यहाँ पर आप पिन चुबाते हो तो उसको महसूस हो रहा है? ये सारी चीज़ों के लिए देखना है अगर किसी को भी प्लास्टर लगा हुआ है तो इनएबिलिटी टू मूव द टोज, अंगूठे को ना हिला पाना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, समझ जाएंगे कि सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा. और टिंगलिंग सेंसेशन आना फुट में भी खराब बात है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे. तो 177 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. और कभी भी कास्ट को ड्राई करना होता है तो किससे करते हैं? उसको एयर में एक्सपोज करते हैं. अच्छा, जो हेयर ड्रायर होता है उसकी कूल सेटिंग, हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग में रखकर उसको ड्राई करते हैं. और कभी भी इसके अंदर अगर आपको इचिंग हो रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर नहीं घुसाएंगे. और कास्ट से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, हमेशा पाम से हैंडल करेंगे, हथेलियों से हैंडल करेंगे,
फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिस भी पाँव में प्लास्टर लगा होता है या कास्ट लगा होता है उसको एलिवेट करके रखते हैं, उठा के रखते हैं ताकि वहाँ पर सूजन ना हो, एडिमा ना हो। ये सारे क्वेश्चन कास्ट से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, एन इन्फेंट हैज़ प्लास्टर कास्ट अप्लाइड। एक बच्चे में प्लास्टर कास्ट अप्लाई कर गया है क्लब फूड करेक्शन के लिए, उसमें कास्ट लगाया हुआ है। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन विल हासन ड्राइंग ऑफ द कास्ट। अगर कास्ट को ड्राई करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको एयर में एक्सपोज करो, एक्सपोजिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटी। अगर कास्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को आप एयर में एक्सपोज करोगे तो वो जल्दी सूखेगी, ठीक है। उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह नहीं रखना है, उसको एक्सपोज करके रखना है ताकि एयर की वजह से वो जल्दी सूख जाए। क्वेश्चन नंबर 179, अ चाइल्ड जस्ट हैड अ कास्ट अप्लाइड। उसको एक प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया है फ्रैक्चर्ड रिस्ट के लिए हाथ में। द रिस्ट एंड एल्बो आर इमोबिलाइज्ड। रिस्ट और एल्बो को इमोबिलाइज किया गया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन होम केयर इंस्ट्रक्शन बिफोर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से पहले क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? एक तो अगर आपकी उंगलियों में सूजन आए तो आपको हमें बताना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा मैंने आपको बताया जिस हाथ में भी प्लास्टर लगता है उसको हमेशा एलिवेट करके रखें ताकि उसमें सूजन ना हो। एलिवेट कास्टेड आर्म व्हेन स्टैंडिंग एंड रिपोर्ट स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स। ये दोनों चीज़ें बताएंगे आप डॉक्टर को, ठीक है। तो स्वेलिंग किस वजह से हो रही है? स्वेलिंग हो रही है न्यूरोवास्कुलर डैमेज की वजह से। न्यूरोवास्कुलर डैमेज हो रहा है कास्ट की वजह से। और कास्ट को एलिवेट क्यों करते हैं? ताकि वीनस रिटर्न ज़्यादा आए और स्वेलिंग ना हो, वीनस रिटर्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, अ 3-year-old child is admitted with partial and full thickness burn over 30% of the body. What significant adverse outcome during first 48 hours should the nurse attempt to prevent? अगर किसी बर्न का कोई व्यक्ति है जिसे बर्न है, उसमें पहले 48 घंटे में आपको क्या होते हुए सबसे ज़्यादा खतरा होता है? बर्न के बच्चे में या बर्न के व्यक्ति में पहले 48 घंटे में सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है? शॉक का बच्चे। क्योंकि आप जानते हैं बर्न के बाद बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है क्योंकि वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड सारा का सारा एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में आता है, तो फ्लूइड लॉस होता है। ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा खतरा बर्न के बाद किसका रहता है? शॉक का होता है। और बर्न में कौन सा फ्लूइड देते हैं? RL देते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? पार्कलैंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और पार्कलैंड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चे। सबसे ज़्यादा खतरा किसका होगा? शॉक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, अ 6-year-old चाइल्ड हैज़ पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ फेस एंड अपर चेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, बर्न हुआ है फेस एंड अपर चेस्ट में। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉर फर्स्ट 24 आवर। पहले 24 घंटे में क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो अगर फेस और अपर चेस्ट में बर्न हो रहा है बच्चे, जब भी अपर चेस्ट या फेस वगैरह में बर्न होता है, इनहेलेशन बर्न होता ही होता है, इनहेलेशन बर्न, ठीक है। और इनहेलेशन बर्न में आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेटरी पैसेज में एडिमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें क्या देखने को मिल सकता है? आपको एडिमा देखने को मिल सकता है बर्न की वजह से, इनहेलेशन बर्न की वजह से। इसीलिए ऐसे व्यक्ति में जिसमें चेस्ट में या फेस में बर्न हो रहा है, इसमें पल्मोनरी डिस्ट्रेस के लिए देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एडिमा वगैरह हो जाए और उससे पेशेंट को एस्फाइक्सिया हो जाए, ठीक है, या फिर डिस्निया हो। तो पल्मोनरी डिस्ट्रेस के लिए देखेंगे उस व्यक्ति में जिसमें फेस और अपर चेस्ट में बर्न है, क्योंकि वो करवा सकता है इनहेलेशन बर्न जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में एडिमा देखने को मिल सकता है। तो आंसर जाएगा पल्मोनरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, अ चाइल्ड रिसीव अ गैस्ट्रोटोमी ट्यूब। एक चाइल्ड को गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से फीडिंग दी जा रही है एवरी 4 आवर। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ चाइल्ड। क्या प्रायोरिटी रहेगी? अगर हर 4 घंटे में किसी बच्चे को गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से खाना दिया जा रहा है, फीडिंग दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिए बच्चे को हमेशा राइट साइड में दे। फीडिंग के बाद हमेशा बच्चे को राइट पोजीशन दे दे, राइट साइड पोजीशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि राइट साइड पोजीशन में क्या होता है, राइट साइड में आप देखोगे पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी से खाना जल्दी से जल्दी क्या जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से अगर आप फीडिंग चल रही है हर 4 घंटे में, ध्यान रखें बच्चे को खाना खाने के बाद राइट साइड पोजीशन दे दें ताकि ग्रेविटी की वजह से स्टमक एम्प्टी जल्दी हो। स्टमक एम्प्टी होता है ग्रेविटी की वजह से, जल्दी जल्दी खाना नीचे इंटेस्टाइन में आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 185 काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अनकॉन्शियस चाइल्ड रिक्वायर इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, एक बच्चे को एनजी फीडिंग के द्वारा खाना दिया जा रहा है जो अनकॉन्शियस है। व्हेन शुड द नर्स चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, और ये बात हमें पता है कि कभी भी किसी को एनजी ट्यूब से अगर आप खाना दे रहे हो तो सबसे पहला काम होता है प्लेसमेंट को चेक करना कि भाई एनजी ट्यूब स्टमक में है या नहीं। तो कब कब चेक करेगी नर्स कि एनजी ट्यूब स्टमक में है? हर बार फीडिंग से पहले। याद रखना, आंसर जाता है बिफोर ईच फीडिंग। हर बार फीडिंग देने से पहले गैस्ट्रिक कंटेंट को सिरिंज से एस्पिरेट करके देखना है। अगर उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है तो समझ जाओ सिरिंज अभी भी किस में है, स्टमक में है, और फीडिंग दे दो। तो फीडिंग, हर बार फीडिंग देने से पहले आपको उसकी प्लेसमेंट चेक करनी होती है, जिसमें कि आप क्या करते हो, गैस्ट्रिक जो भी आपने गैस्ट्रिक जो कंटेंट है उसको एस्पिरेट करके देखते हो, खींच के देखते हो। जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट आता है आप समझ जाते हो कि ट्यूब कहाँ पर है, स्टमक में है। ये ध्यान रखना, हर फीडिंग से पहले आप देखते हो प्लेसमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, अ नर्स इज ऑब्टेनिंग अ हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड विद सीलिएक डिजीज। एक बच्चा है जिसे सीलिएक डिजीज है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन पेरेंट डिस्क्राइब देयर चाइल्ड स्टूल। उसके स्टूल में आपको क्या नज़र आएगा? माँ बाप क्या बताएंगे कि सीलिएक डिजीज़ का स्टूल आपको कैसे नज़र आएगा? बच्चे याद है सीलिएक डिजीज़, इसमें क्या एब्जॉर्ब नहीं होता था? फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर बॉडी में फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा बच्चे की, तो फैट किस में आएगा? स्टूल में आएगा। इसीलिए इस बच्चे में देखने को मिलेगा लार्ज पेल फाउल स्मेलिंग, आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टूल देखने को मिलेगा। लार्ज पेल फाउल स्मेलिंग स्टूल आपको देखने को मिलेगा। और स्टूल में क्या नज़र आता हुआ आएगा? आपको फैट नज़र आएगा स्टूल में, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब होता नहीं है सीलिएक डिजीज़ में। तो सीलिएक डिजीज़ में होता क्या था बच्चे, आपको याद है क्या? सीलिएक डिजीज़ में वो चीज़ जिसमें क्या होती है, ग्लूटेन होती है, वो जिसमें ग्लूटेन होती है, जिस भी चीज़ में ग्लूटेन प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उसको एलर्जी होती है। पेशेंट को एलर्जी होती है ग्लूटेन से, तो हम उस पेशेंट को क्या नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन आता था और मैंने आपको याद करवाया था ब्रो करके, BROW। इन सब में ग्लूटेन होती है, ये मत दो। क्या क्या था? बार्ले, ओट्स, व्हीट और राई, ये नहीं देते हैं उस बच्चे को जिसको सीलिएक डिजीज़ है। ये क्वेश्चन हर साल नॉट सेट में आता है। तो अगर ये नहीं देंगे तो क्या देते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। आप इसकी जगह दोगे राइस, इसकी जगह दोगे मिलेट्स, इसकी जगह दोगे कॉर्न, इसकी जगह दोगे पोटैटोज़। ये आप दे सकते हो, राइस, मिलेट्स, कॉर्न, पोटैटोज़ ये दे सकते हो, लेकिन ब्रो नहीं देते हो। बार्ले, ओट्स, व्हीट और राइस नहीं देते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। अगर फैट आ रहा है स्टूल में इस बच्चे के, तो उसको क्या कहते हैं? फैट इन स्टूल को क्या कहा जाता है बच्चे? स्टेटरिया। स्टेटरिया, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर फैट स्टूल में आ रहा है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी बच्चे बताओ? अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं आ रहा है और वो स्टूल के साथ बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि उसके शरीर में कमी हो जाएगी, नहीं एब्जॉर्ब होगा विटामिन A, D, E और K। क्योंकि A, D, E, K ये चारों के चार क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और अगर फैटी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन A, D, E और K भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए इस व्यक्ति को काफ़ी बार वो पूछेगा कि एक व्यक्ति का फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या सीलिएक डिजीज़ है, तो उसको विटामिन A, D, E, K की कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसको फैट सॉल्युबल विटामिन के सप्लीमेंट देने होते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ का सप्लीमेंट देंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन का सप्लीमेंट देंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक थी कि क्या देते हैं? MPCR यानी मिलेट्स, पोटैटोज, कॉर्न और राइस देते हैं, लेकिन ब्रो नहीं देते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड न्यूली डायग्नोज्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस से, हम डिस्कस करेंगे अभी। टेल अ नर्स दैट इवन दो दे वर टोल्ड दैट इट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन द फैमिली, हाउ कैन द नर्स क्लेरिफाई द वे इट वॉज इनहेरिटेड। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पहले बनने वाले क्वेश्चन सुन लो। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट की वजह से होता है? तो याद रखना क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 में जब डिफेक्ट होता है तो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है
दिल्ली एम्स में डायरेक्ट पूछा गया था, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, दिल्ली एम्स में पूछा गया है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। डिसऑर्डर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तीसरा, ये किसका डिसफंक्शन होता है? जो हमारी बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनमें खराबी आ जाती है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशंस है वो कैसी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे कॉमनली सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है? आंसर जाएगा लंग्स। लंग्स सबसे कॉमनली इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मंगलागिरी एम्स में आया था क्वेश्चन कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में सबसे ज़्यादा क्या अफेक्टेड होंगे? लंग्स। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे को हमेशा किसका सप्लीमेंट दिया जाता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम दिया जाता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम दिया जाता है उसको, ठीक है। मील के बाद उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम दिया जाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम की बहुत कमी हो जाती है। और कब दिया जाता है? खाना खाने के 30 मिनट के अंदर उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम देना होता है। और कैसी डाइट देंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे को ऐसी डाइट दो जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट, ये याद रखिएगा। और मॉडरेट फैट, फैट को मॉडरेट रखा जाता है, लेकिन कैलोरी ज़्यादा देते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, मॉडरेट फैट, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी। उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस को आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हो? इसके लिए आप करते हो स्वेट क्लोराइड टेस्ट। कौन सा? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वेट क्लोराइड किसमें टेस्ट किसमें करते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। और इसकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं? इसका जो रिजल्ट आता है, मान लो अगर वो रिजल्ट 40 से कम आया, अगर वो रिजल्ट 40 से कम आया तो हम बोलते हैं नेगेटिव है। अगर वह रिजल्ट 40 से 60 के बीच में आया तो हम कहते हैं कि सस्पेक्टेड है, कि हो सकता है, सस्पेक्टेड। लेकिन अगर वो रिजल्ट 60 से ज़्यादा आया स्वेट क्लोराइड टेस्ट का तो हम इसको पॉजिटिव टेस्ट बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रिजल्ट 60 से ज़्यादा आया सिस्टिक फाइब्रोसिस का तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और 40 से कम नेगेटिव। स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट फैट, पैनक्रियाटिक एंजाइम देंगे। लंग्स को सबसे ज़्यादा असर करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में दिक्कत होती है, उसके सिक्रीशन थिक हो जाते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, और क्रोमोसोम नंबर 7 पे असर डालता है। ये सारे प्रश्न है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से बनते हैं। अब यहाँ पर सही आंसर ढूंढिए आप। सिस्टिक फाइब्रोसिस का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज एन इनहेरिटेंस ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे होंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस से। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 189। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड न्यूली डायग्नोज्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बच्चे को अभी अभी सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। आस्क द नर्स व्हाट कॉज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस डिसऑर्डर, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर अबाउट द प्राइमरी पैथोलॉजी बिफोर रिस्पॉन्डिंग, क्या पैथोलॉजी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। आपको पता है सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थिक हो जाते हैं। इस वजह से ही उसका पैनक्रियाटिक एंजाइम के जो सिक्रीशन है वो भी नहीं आते, तो उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम का भी हमें क्या देना पड़ता है? सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है। तो आंसर क्या जाएगा? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उनमें भी क्या हो जा रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, क्योंकि उनके जो सिक्रीशंस है वो काफ़ी थिक हो जाते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स का। स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 190। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड न्यूली डायग्नोज्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस आस्क द नर्स व्हाट कॉज द फाउल स्मेलिंग फ्रोदी स्टूल। फाउल स्मेलिंग और फ्रोदी स्टूल क्यों आ रहा है? फाउल स्मेलिंग एंड फ्रोदी स्टूल क्यों आ रहा है? व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द आंसर, क्योंकि हमें पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या फैट एब्जॉर्ब होगा? नहीं बच्चे, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम तो है ही नहीं, तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है तो फैट स्टूल में आता है, फैट इन स्टूल। और फैट इन स्टूल को क्या कहते हैं? स्टेटरिया। और जब स्टेटरिया देखने को मिलता है तो उसके जो
स्टूल है वो काफ़ी स्मेलिंग होता है, काफ़ी फ्रॉदी होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो हम क्यों बोलेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का स्टूल स्मेलिंग और फ्रॉदी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट। अनडाइजेस्टेड फैट किस में बाहर आता है? स्टूल में, क्योंकि फैट डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। और जब फैट बाहर आता है तो किन विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन ए, डी, ई और के की कमी हो जाती है। इसीलिए इसका सप्लीमेंट भी हम दे सकते हैं। हर उस चीज़ में जिसमें फैट स्टूल के साथ बाहर आ रहा है, ए, डी, ई, के की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में फैट स्टूल में आता है, जिसकी वजह से स्मेलिंग और फ्रोदी स्टूल आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। अ चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। उसे बैक्टीरियल निमोनिया हो गया है। द नर्स डिटरमाइन दैट द चाइल्ड हैज़ नो नोन एलर्जी। What does the nurse conclude about the reason the healthcare provider selected a specific antibiotic? एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करने से पहले आप क्या करते हो? हमेशा याद रखना बच्चे, एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्ट, तो जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है ना जिस एंटीबायोटिक के लिए, उसको फिर चूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि एंटीबायोटिक के लिए हमेशा सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। और एंटीबायोटिक हमेशा किसके अगेंस्ट काम करती है बच्चे? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है, सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो बताइए, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को चुनने से पहले क्या करेंगे? सेंसिटिविटी देखेंगे बैक्टीरिया के लिए कि वो बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है या नहीं, और फिर उसी को यूज़ करेंगे। सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। अ नर्स इज असेसिंग अ स्कूल ए चाइल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसको देख रही है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंट स्टूल एंड टीनेशियस म्यूकस डज द नर्स एंटिसिपेट? क्या कॉम्प्लिकेशन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का? तो याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है रेक्टल प्रोलैप्स करा सकता है माल न्यूट्रिशन वगैरह की वजह से, और पेरीरेक्टल सपोर्टिंग टिश्यूज़ काफ़ी वीक हो जाते हैं, काफ़ी वास्टिंग हो जाता है उनका, जिसकी वजह से याद रखिएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि वो रेक्टल प्रोलैप्स करा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या आप केयर दोगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्सोक्राइन ग्लैंड के सारे सिक्रीशन थिक हो जाते हैं, इसीलिए आपको पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना होता है बच्चे, क्योंकि सारे सिक्रीशंस काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए, सारे सिक्रीशंस काफ़ी ज़्यादा थिक हो गए, इसलिए लंग्स के सिक्रीशन भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए आपको पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो लंग्स के सीक्रीशंस भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएंगे बच्चे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, तो हमें पोस्चुरल ड्रेनेज करके उन सारे सीक्रीशंस को बाहर निकालना है ताकि वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो इसके लिए तो पोस्चुरल ड्रेनेज करवाते हैं अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है किसी बच्चे को। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 196। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू प्लान फॉर चेस्ट परकर्सन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज फॉर अ टॉडलर विद सिस्टिक फाइब्रोसिस? याद रखें कि जिस टॉडलर बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें चेस्ट परकर्सन और पोस्चुरल ड्रेनेज कब करना चाहिए? याद रखें, खाने से 1 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर मील, खाने से 1 घंटा पहले आपको पोस्चुरल ड्रेनेज कराना होता है ताकि बच्चा अच्छे से फीडिंग कर पाए। ठीक है, तो खाने से 1 घंटे पहले आपको क्या करना होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे में पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। अ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस हैज़ रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्रोंकाइटिस। एक बच्चा जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें ब्रोंकाइटिस हो रहा है, एंड द पेरेंट आस्क द नर्स व्हाई दिस हैपन्स। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द रिप्लाई? क्यों एक मरीज को जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको बार बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकाई का इन्फेक्शन हो रहा है? इसीलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि जो ब्रोंकस है ना वहाँ पर जो सिक्रीशंस है वो काफ़ी थिक हो गए और वहाँ पर डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टीनेशियस सिक्रीशन दैट ऑब्स्ट्रक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोवाइड अ फेवरेबल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि काफ़ी थिक सिक्रीशंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो बहुत अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट बना देती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए। इसीलिए उन व्यक्तियों को जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनको ब्रोंकाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। आंसर 3 इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट शुड अ नर्स टीच द पेरेंट ऑफ अ टॉडलर न्यूली डायग्नोज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक बच्चा जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोज्ड हुआ है, अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है विटामिन ए डी ई के का। पहला क्वेश्चन तो बच्चे की सिस्टिक फाइब्रोसिस में विटामिन ए डी ई के क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई और के का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इसको, इसीलिए इसको बाहर से विटामिन ए डी ई के दे रहे हैं। और वो किस फॉर्म में देते हैं, ऑफर देम इन अ वाटर मिसिबल फॉर्म, उनको वाटर मिसिबल फॉर्म में देना होता है विटामिन ए डी ई के को, क्योंकि हम जानते हैं कि फैट तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, इसलिए वाटर मिसिबल फॉर्म में आप विटामिन ए डी ई और के उनको दे दोगे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन चाइल्ड न्यूली डायग्नोज विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है बच्चे को तो उसको क्या क्या देंगे, एक तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं बच्चे ताकि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी थिक सिक्रीशन जमा हो रखे हैं। दूसरा, उसको पेनक्रेटिक एंजाइम देते हैं खाने से 1 घंटा पहले, ताकि उसके डाइजेशन में मदद मिले, क्योंकि जो पेनक्रियाज के सिक्रीशन है वो भी काफ़ी थिक हो चुके हैं और वो डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बाहर से पेनक्रेटिक एंजाइम देते हैं। ठीक है, और एक उसको फैट सॉल्युबल विटामिन देते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले को एंटीबायोटिक देंगे, पेनक्रेटिक एंजाइम देंगे और फैट सॉल्युबल विटामिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, अ नर्स कैन असिस्ट इन कंफर्मिंग अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेस्टेशन ऑफ पिनवॉर्म। एक बच्चे को पिनवॉर्म है, सस्पेक्टेड है डायग्नोसिस इन 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड बाइट। तो डायग्नोसिस कैसे बनाएगी, अगर किसी बच्चे को पिनवॉर्म है तो बताओ बच्चे पिनवॉर्म के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, सेल्फोन टेप टेस्ट। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि टेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है, पिनवॉर्म के लिए। तो आंसर क्या जाएगा, टीचिंग द मदर द प्रोसीजर ऑफ एन एनल सेल्फोन टेप टेस्ट। एनल सेल्फोन टेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टेप टेस्ट किसके लिए करते हैं, आंसर जाएगा पिनवॉर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए बच्चे, इस तरीके से टेप टेस्ट किया जाता है और किसके लिए करते हैं, पिनवॉर्म के लिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये टेप टेस्ट कब किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन इतना याद रखना कि टेप टेस्ट किया जाता है पिनवॉर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि जो एडल्ट पिनवॉर्म होते हैं ना बच्चे, वो रेक्टम और कोलोन के रीजन में रहते हैं, इसीलिए पेरी रेक्टल स्किन से स्लीपिंग आवर्स में ये टेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 201, अ नर्स टीचेज अ पेरेंट हाउ टू परफॉर्म अ सेलफोन टेप टेस्ट। एक माँ को समझाया जा रहा है कि सेलफोन टेप टेस्ट कैसे किया जाता है पिनवॉर्म के लिए। एट व्हाट टाइम शुड द नर्स टीच द पेरेंट टू परफॉर्म द टेस्ट। टेपवॉर्म टेस्ट कब किया जाएगा, पिनवॉर्म के लिए जो सेलफोन टेप टेस्ट किया जाता है वो कब किया जाएगा, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट अप। सुबह सुबह, इससे पहले कि बच्चा उठ जाए उसके आपको क्या करते हैं, टेप टेस्ट। मैंने आपको इमेज दिखाई ना, उसके रेक्टल रीजन से, पेरी रेक्टल रीजन से आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हो चाइल्ड के उठने से पहले। सो आंसर जाएगा अर्ली मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट अप किया जाता है टेप टेस्ट, किसके लिए, पिनवॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, पिनवॉर्म कॉज अ नंबर ऑफ सिम्टम्स बिसाइड एनल इचिंग। एक तो पिनवॉर्म एनल इचिंग करता है और बहुत सारे सिम्टम्स करता है। अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन ऑल्दो रेयर दैट नर्स शुड बी अवेयर ऑफ। क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है पिनवॉर्म, तो याद रखना बच्चे, जो पिनवॉर्म होता है ना वो बाउल की वॉल से चिपक जाता है, और खासकर अपेंडिक्स की जो वॉल होती है ना, अपेंडिक्स की जो वॉल होती है वहाँ पर ये बाउल वॉल से चिपक जाता है और वहाँ पर ये करा सकता है अपेंडिसाइटिस। तो ध्यान रखना, पिनवॉर्म क्या करवा सकता है, अपेंडिसाइटिस, क्योंकि ये बाउल की वॉल से चिपक जाता है ना, जिसकी वजह से अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, अ नर्स वर्किंग एट अ समर कैंप इज इन्फॉर्म्ड ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ स्कैबीज। सारे बच्चों में स्कैबीज हो चुके हैं। फॉर व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स स्क्रीन द चिल्ड्रन। किस साइन एंड सिम्टम के लिए नर्स चिल्ड्रन को देखेगी। याद रखना बच्चे, जब भी स्कैबीज होता है, बच्चों के जो फोल्ड्स होते हैं ना, हाथ पाँव के जो फोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको रैश होते हुए नजर आएगा। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो जॉइंट्स के फोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको रैसेस होते हुए नजर आएंगे। इसको कहते हैं स्कैबीज। ठीक है,
तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रूरिटिक, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। थ्रेड लाइक लीजन्स होते हैं स्किन फोल्ड में, जहाँ पर स्किन फोल्ड होते हैं वहाँ पर थ्रेड लाइक लीजन्स होते हैं जो काफ़ी प्रूरिटिक होते हैं, काफ़ी इचिंग उनमें होती है। और यही आंसर जाएगा स्कैबीज में। और स्कैबीज मैंने आपको पहले ही बताया किसकी वजह से होता है, इच माइट, और हाईली कंटेजियस होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। अ नर्स इज प्लानिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ चाइल्ड विद सिकल सेल वैसोएकल्सिव क्राइसिस। पेन एपिसोड, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सिकल सेल में वैसोएकल्सिव क्राइसिस आ रहा है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू एम्फेसाइज? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है एक नर्स को यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए? सबसे पहले हम सिकल सेल से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चे, सिकल सेल में पहला क्वेश्चन बनता है कि यह एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। काफ़ी बार पूछा गया है, कैसी डिजीज़ है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, फीटल हीमोग्लोबिन वो प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है बच्चे। जब बच्चा छोटा होता है उसमें फीटल हीमोग्लोबिन होता है, उसको नहीं हो सकता सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल एनीमिया उसको नहीं हो सकता। उसको कब होगा? जब वो फीटल एचबी अडल्ट एचबी में बदल जाएगा, अडल्ट एचबी। और फीटल एचबी अडल्ट एचबी में कब बदलता है? 6 मंथ्स में, 6 महीने में पूरा का पूरा फीटल एचबी किस में बदल जाता है? अडल्ट एचबी में। अब अडल्ट एचबी में जब बदलेगा तो क्या होता है, अगर किसी को ये डिफेक्ट है सिकल सेल क्राइसिस, इसमें बीटा चेन में ना, जो बीटा चेन होती है उसमें वेलिन रिप्लेस हो जाता है। वेलिन को कौन रिप्लेस कर देता है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। वेलिन को ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर देता है बीटा चेन में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल आरबीसीज होती है ना, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो सिकल शेप की हो जाती हैं ऐसे। और जब बच्चे वो सिकल शेप की होती हैं, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली नॉर्मल आरबीसी को, वो सिकल शेप की हो गई, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनमें वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगी। और इस तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन, क्लम्पिंग हो जाएगी। और जब ये वेसल्स में क्लम्पिंग होती है ना, तो इस क्लम्पिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसी को कहा जाता है वैसोअक्लूसिव क्राइसिस, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वेसल्स का क्या हो चुका है? ऑक्लूजन हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि नॉर्मल आरबीसी किस में बदल चुकी है? सिकल शेप में। और सिकल शेप में बदलने के बाद उसने पूरा क्या कर दिया है? ऑक्लूजन कर दिया है। क्वेश्चन आता है कि जब भी वैसोअक्लूसिव क्राइसिस हो, आपको क्या करना है? पेशेंट को क्यों हुआ था वैसोअक्लूसिव क्राइसिस? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, आपको पेशेंट को बहुत सारा हाइड्रेशन देना है, आपको पेशेंट के पेन को मैनेज करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये 3 चीज़ों को मैनेज करना होता है। पेशेंट को ऑक्सीजन दो, हाइड्रेशन दो, पेन के लिए मैनेज करो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आती हैं। और तो ऐसा चीज़ में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में हमें क्या कह रहा था? उसको सिकल सेल में वैसोअक्लूसिव क्राइसिस हो रहा है सिकल सेल की वजह से। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू एम्फेसाइज? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी करेगी नर्स? तो याद रखना, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी वैसोअक्लूसिव क्राइसिस हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, इसीलिए हाइड्रेशन दो, ऑक्सीजन दो और पेन को मैनेज करो। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड। हाइड्रेशन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी को सिकल सेल ऑक्लूसिव क्राइसिस हो, उसको हमेशा क्या दो? उसका फ्लूइड ज़्यादा दो उसको, ताकि इस ऑक्लूजन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, यही आंसर होगा। एक चीज़ याद रखना बच्चे, ये जो वैसोअक्लूसिव क्राइसिस है ना, जो सिकलिंग है, वो किस किस की वजह से होता है? अगर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हुई तो सिकल सेल में चेंज हो जाएगी और फिर से यही प्रॉब्लम होगी ऑक्लूजन वाली। अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो उसकी वजह से भी सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। अगर पेशेंट को स्ट्रेस हुआ तो उसकी वजह से भी नॉर्मल सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 चीज़ें याद रखना। और अगर व्यक्ति को फीवर हुआ तो भी, तो हमेशा याद रखना, सिकल सेल वाले व्यक्ति में कभी मत होने दो हाइपोक्सिया, उसको ऑक्सीजन की कमी मत होने दो, वरना सिकल सेल में चेंज हो जाएगी
और वैसो एक्सल्सिव क्राइसिस हो जाएगा। उसमें कभी डिहाइड्रेशन मत होने दो, वरना सिकल सेल में चेंज हो जाएगी नॉर्मल आरबीसी और वैसो एक्सल्सिव क्राइसिस हो जाएगा। उसमें कभी स्ट्रेस मत होने दो, वो भी सिकल सेल में कन्वर्ट कर देती है आरबीसी को। और उसमें कभी भी फीवर ना होने दो। तो हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस और फीवर, इन 4 चीज़ों से बचाते हैं उस व्यक्ति को जिसको सिकल सेल है। ये काफ़ी बार इनक्लेक्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, अ चाइल्ड इज टू रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट इफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ब्लड अकर्स। अगर उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रटा रटाया क्वेश्चन है, सबसे पहले जो इन्फ्यूज़न हो रहा है उसको बंद कर दो और उसके बाद एनएस यानी नॉर्मल सलाइन से उसको क्या करते हैं, पेटेंट बनाते हैं आईवी को। सबसे पहले इन्फ्यूजन को बंद कर दो, उसके बाद नॉर्मल सलाइन से उस साइट को, आईवी साइट को पेटेंट करो एंड देन डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ये 3 चीज़ें अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209, व्हेन काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद एनीमिया रिलेटेड टू इनएडिक्वेट डाइट। एक बच्चे को एनीमिया है। अ नर्स एक्सप्लेन दैट सेवरल डिफरेंट न्यूट्रिएंट आर इन्वॉल्व। दीज न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन B12। यानी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और विटामिन B12 भी चाहिए। विटामिन B12 किस लिए चाहिए होता है बच्चे, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की मैचुरेशन के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चे कि विटामिन B12 कौन से खाने में होता है, नॉन वेजिटेरियन जितने भी खाने होते हैं उनमें विटामिन B12 मिलता है। इसीलिए विटामिन B12 की कमी, डेफिशिएंसी किन लोगों में हो जाती है, जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं, वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनमें इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस में होगी, वेजिटेरियन पीपल में। उसके बाद अगर विटामिन B12 का आपको बाहर से इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो वो कैसे लगाया जाता है, वो IM रूट से लगाया जाता है और लाइफ लॉन्ग लगाया जाता है, पूरी ज़िंदगी लगाया जाता है। एक ये क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 अगर किसी का क्या हो रखा है, इलियम हटा दिया गया है, इलियोटमी कर दिया, यानी इलियम की सर्जरी कर दिया, तो इलियम में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, इसलिए उसको भी लाइफ लॉन्ग क्या चलेगा, लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 के इंजेक्शन चलते हैं। और एक क्वेश्चन कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इलियम में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन विटामिन B12 से बनते हैं। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि एक बच्चे को एनीमिया है तो उसको कौन सा खाना देंगे, इसमें से याद रखना बच्चे, फॉलिक एसिड देंगे। फॉलिक एसिड किस चीज़ को बनाने में मदद करता है, फॉलिक एसिड बनाने में मदद करता है हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है ना, जो हीम पार्ट होता है उसको बनाने में मदद करता है फॉलिक एसिड। तो इसीलिए जिस बच्चे को एनीमिया है उसको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि हीम जो पार्ट है वो बने। ठीक है, हीम पार्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, फॉलिक एसिड। और मैंने आपको बताया था ना, किसी को भी मेथोट्रेक्सेट चलेगा, मेथोट्रेक्सेट, तो उसके साथ फॉलिक एसिड देते हैं। किसी को भी फेनाटॉइन चलेगा तो उसके साथ भी फॉलिक एसिड देते हैं। और फॉलिक एसिड अगर आपको प्रेगनेंसी में चलानी हो तो क्वेश्चन आता है कि प्रेग्नेंस होने से 1 महीने पहले से शुरू कर देते हो आप फॉलिक एसिड देना और 3 महीने बाद तक देते रहते हो। ये क्वेश्चन भी आता है, 1 महीने पहले से चालू करते हो, 3 महीने बाद तक। और आयरन को स्टार्ट करते हैं 2nd ट्राइमेस्टर से। चलिए, फॉलिक एसिड से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, पर ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 210, अ नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ चाइल्ड हु हैज़ एनीमिया। बच्चे को एनीमिया है, रिलेटेड टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इन एडिशन टू आयरन। आयरन तो देंगे ही देंगे एनीमिया के लिए। और कौन सा न्यूट्रिशन नर्स देगी फॉर आरबीसी सिंथेसिस, आरबीसी के सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस के लिए आयरन तो देंगे ही देंगे। आयरन के अलावा और क्या देंगे, याद रखना बच्चे, विटामिन सी देते हैं, क्योंकि विटामिन सी किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, विटामिन टी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है विटामिन सी। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा आरबीसी बनेंगी।
और इसका आंसर क्या हो सकता है? प्रोटीन, क्योंकि बच्चे हीमोग्लोबिन में एक पार्ट हीम होता है और एक पार्ट ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो भाग होता है वो कैसा, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से। तो इस भाग को बनाने के लिए प्रोटीन दे सकते हो, और आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो इसके लिए विटामिन सी दे सकते हो। और आरबीसी के लिए क्या देते हैं? विटामिन B12 भी देते हैं उसकी मैचुरेशन के लिए, और क्या देते हैं? फॉलिक एसिड देते हैं। ये सारी चीज़ें देते हैं जिसमें एनीमिया हो। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट।